हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी की बुक से गलता लोहा और इस चैप्टर के लेखक है शेखर जोशी जी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है, मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोली की ओर मुड़ गए। मोहन कौन है? एक निर्धन यानी गरीब ब्राह्मण लड़का है और उसके पैर अचानक ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ जाते हैं। टोला मीन्स मोहल्ला और शिल्पकार का मतलब होता है ऐसे लोग जो चीज़ों को नई आकार देते हैं, शेप देते हैं, उन्हें शिल्पकार कहा जाता है। जैसे कि एक लोहार लोहे को नया शेप देता है, सोनार सोने को एक नया शेप देता है, उसे शिल्पकार कहा जाता है। राइट। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वो पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। अब मोहन 3-4 दिनों से धनराम लोहार के रास्ते से जब वो जाता था तो वो दूर तक धनराम लोहार के काम करने की, जब वो काम करता था, लोहा पीटता था, तो उसकी आवाज़ वो दूर से सुना करता था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उड़ता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वो दूर से ही पहचान सकता था। अब वो किस तरह की आवाज़ें सुनता था? तो इसका आंसर है कि निहाई पे रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़ी की धप धप आवाज़। यानी निहाई क्या होता है? एक लोहे का बना हुआ होता है जिस पर दूसरे लोहे को जब गर्म करके, लाल करके उस निहाई पर रखा जाता है और निहाई पर ही उसे पीटा जाता है ताकि उसे नया शेप दिया जा सके। तो निहाई क्या है? एक लोहे का बना हुआ होता है जिस पर दूसरे लोहे को रखकर पीटा जाता है ताकि उसे एक नया शेप दिया जा सके। और जब लाल गर्म लोहे पर जो निहाई पर रखी हुई होती थी उस पर हथौड़े की आवाज़ जब पड़ती थी तो उसकी आवाज़ कैसी होती थी? धप धप की आवाज़ होती थी। ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर। और इसके अलावा जब ठंडे लोहे पर जो गर्म नहीं होती थी उस पर जब हथौड़ी से पीटा जाता था उसे, तो उससे जो स्वर निकलता था, जो आवाज़ निकलती थी, वो कैसी आवाज़ होती थी? ठनकने की आवाज़ होती थी। राइट। और साथ ही साथ निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वो दूर से ही पहचान सकता था। और जब निहाई पर लोहे को रखा जाता था पीटने के लिए तो उससे पहले हथौड़ी को खाली निहाई पर पीटा जाता था, तो निशाना साधने के लिए, तो उसकी जो खनक होती थी वो दूर से ही पहचान सकता था। कौन पहचान सकता था? मोहन पहचान सकता था। और मोहन कौन था? एक निर्धन गरीब ब्राह्मण लड़का था। आगे लिखा है, लंबे बेट वाले हसुए को लेकर वो घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर आएगा। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि लंबे बेट वाला हसुआ लेकर मोहन घर से निकला था। वो क्यों निकला था? वो इसलिए निकला था ताकि वो खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट करके साफ कराए। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब ये सब काम नहीं रहा। बूढ़े वंशीधर जी कौन है? मोहन के पिता हैं। अब चूँकि बूढ़े हो गए थे वंशीधर जी, अब उनके बस की बात नहीं थी कि वो झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराए। इसलिए उनका बेटा मोहन ही खुद गया था कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ करने के लिए। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वो भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। तो यहाँ लेखक किसके बारे में कहते हैं? मोहन के पिता के बारे में कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी भर जिस पुरोहिताई के बूते पर, पुरोहिताई का मतलब क्या होता है? जो पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। राइट। उन्हें पुरोहिताई कहा जाता है, पुरोहित कहा जाता है। राइट। और उनके काम को पुरोहिताई कहा जाता है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जो वंशीधर थे वो ज़िंदगी भर पुरोहिताई का काम करते रहे और उसी के बलबूते पर उन्होंने अपना घर संसार चलाया था, अपनी ज़िंदगी गुजारी थी।
वो भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यानी जिस तरह से पहले वो अपने काम को किया करते थे, पुरोहिताई का काम किया करते थे, अब बूढ़े होने की वजह से वो ये सारे काम नहीं कर पाते थे। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। यहाँ पर यजमान किसे कहा गया है? वो लोग जो पूजा पाठ करवाते थे, वो लोग जो आराधना करवाते थे, राइट। तो वो लोग उनकी निष्ठा यानी वंशीधर की निष्ठा और संयम के कारण यानी सब्र के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते थे। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर यानी कि वंशीधर तो अब बूढ़े हो चुके थे और इसी की वजह से वो उतना कठिन श्रम यानी हार्डवर्क और साथ ही साथ व्रत उपवास यानी फास्टिंग वो नहीं झेल पाते थे। सुबह सुबह जैसे उसे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। अब चूँकि वो बूढ़े हो गए थे, वो कठिन श्रम नहीं कर पाते, व्रत उपवास नहीं कर पाते, इसीलिए सुबह सुबह जैसे एक सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने मोहन के सामने गहरा निश्वास यानी मोहन से डीप सांस लेकर उन्होंने कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। वो क्या कहते हैं मोहन को? वो कहते हैं कि गणनाथ जाकर यानी उस जगह जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ यानी कि आराधना करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। क्यों मुश्किल लग रहा है? क्योंकि वो कमज़ोर थे, वो बूढ़े थे, राइट। ये 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं और उस जगह जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ती? 2 मील की दूरी तय करनी पड़ती, जो कि वंशीधर के बलबूते की नहीं थी, उनके बस की नहीं थी। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। अब वो अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कहा तो है रुद्री पाठ करने के लिए, अब मना भी नहीं किया जा सकता, कुछ समझ नहीं आता, राइट। आगे लिखा है, मोहन उनका आशय ना समझता, यानी कि वो क्या कह रहे हैं ये उनका मतलब नहीं समझता हो, ऐसी बात नहीं। लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का ना उसे अभ्यास ही है और ना वैसी गति। अब जैसे ही मोहन के पिता ने उससे ये बात कही तो मोहन उनके कहने का मतलब ना समझता हो, ऐसा कोई बात नहीं था। लेकिन पिता की तरह अनुष्ठान कर पाने का उसने कभी अभ्यास नहीं किया था और ना ही वैसी कभी उसकी गति रही। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। क्यों सुझाव नहीं दिया? क्योंकि वो तो इन सारे कामों में एक्सपर्ट था ही नहीं, पारंगत था ही नहीं, उसे तो खुद ही अनुष्ठान करने का अभ्यास नहीं था और वैसी गति भी नहीं थी जो वो अपने पिता के बदले में अनुष्ठान कर पाए, राइट। इसलिए उसने अपने पिता को कोई भी सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। अब उनके पिता ने यूं ही बात कही और उनकी ये बात यूं ही रह गई। मोहन ने कोई भी सुझाव नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वो खेतों की ओर चला था, क्योंकि वो निर्धन था, गरीब था, राइट। इसलिए पिता का भार हल्का करने के लिए, घर चलाने के लिए तो पैसे की ज़रूरत होती है, राइट। तो पिता का भार हल्का करने के लिए, उनके काम को हल्का करने के लिए, क्योंकि खेतों का काम जो था उसके पिता देख रहे थे, तो उनके पिता वो काम उनके लिए इतना ज़्यादा इजी नहीं था, क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे, उनसे वो सारा काम नहीं हो पा रहा था। इसलिए उस काम को करने के लिए, अपने पिता का भार हल्का करने के लिए वो खेतों की ओर चला था। लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वो पूरी तरह कुंद हो चुकी है। अब खेतों की ओर जाना था उसे झाड़ियाँ साफ करने के लिए और इसके लिए हंसुए की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे ही उसने हंसुए को उठाया, उस पर हाथ फेरा, तो उस पर कुंद हो चुकी थी, वो पूरी तरह कुंद हो चुकी थी, यानी उस पर जंग लग गई थी, वो तेज नहीं थी। धनराम अपने बाएं हाथ से धौंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था
और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। क्योंकि मोहन का हंसवा कुंद हो चुका था, वो तेज धार वाला नहीं था, तेज नहीं था, उस पर जंग लग गई थी। इसलिए वो अपने हंसवे को ठीक करवाने के लिए वो किसके पास जाता है? धनराम के पास जाता है। और धनराम क्या कर रहा था? जब मोहन उसके पास पहुंचा तो धनराम अपने बाएं हाथ से धौंकनी फूंकता हुआ, यानी जिस आग में लोहे को डाला जाता है उसे तो तेज किया जाता है। अब धीमी आंच पर तो कोई लोहा गर्म नहीं होगा, तेज आंच में लोहा गर्म होता है। इसलिए धनराम अपने बाएं हाथ से धौंकनी फूंक रहा था, यानी कि आग को तेज कर रहा था, वो भी फूंक कर। और दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। अब भट्टी में जो लोहा गर्म हो रहा था उसे वो उलट पलट रहा था। दाएं हाथ से बाएं हाथ से वो क्या कर रहा था? धौंकनी फूंक रहा था। अब बाएं हाथ से धौंकनी फूंकना क्या होता है? एक पाइप की तरह होता है, राइट। तो इसे पकड़ा जाता है और यहाँ से फूंका जाता है, जिससे कि जो हवा होती है इस होल से जाती है, आग को तेज करती है, राइट। तो इसी तरह से वो बाएं हाथ से धौंकनी फूंक रहा था और दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा हुआ था। और जहाँ भट्टी थी उससे दूर मोहन एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा हुआ था और धनराम की कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था, यानी बहुत डीप निगाहों से देख रहा था, बहुत कंसंट्रेट होकर देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे? मोहन ने पूछा। अब मोहन और धनराम चूँकि एक दूसरे को जानते थे बचपन से, इसलिए कुछ बात तो करना था। इसलिए पहले मोहन ने ही पूछा कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। अब मास्टर त्रिलोक सिंह कौन थे? वो धनराम और मोहन के मास्टर थे, राइट। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। जैसे ही मोहन ने धनराम से मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा तो दोनों के दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। क्यों आ गई? वैसे भी कोई भी अगर अपने बचपन के बारे में याद करता है तो बचपन की वो मस्तियाँ, बचपन के वो खेल जिसमें कोई टेंशन नहीं थी, दोस्त मिलकर खेलते थे, हमेशा मौज मस्ती किया करते थे। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एक माइंड में इमेज बना लेती है जो खुशी देती है, राइट। तो वही खुशी धनराम की आंखों में आ गई और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। वो बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला। अब चूँकि धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई थी, इसके बाद वो कहता है, यानी कि मोहन के पूछने पर वो कहता है कि मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला, यानी कि मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला। अभी पिछले साल ही गुजरे। फिर वो क्या कहते हैं कि जो मास्टर त्रिलोक सिंह थे पिछले साल ही स्वर्ग से धारे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। ये कौन कह रहा है? धनराम कह रहा है कि सच बात कहूँ तो आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था, यानी कब उन्हें गुस्सा आ जाए और वो कब अपनी छड़ी से पीटे। दोनों हो कर हंस दिए। अब इन सारी बातों को करते हुए, अपने बचपन की यादों को याद करते हुए वो हंसने लगते हैं। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए, कुछ ही पल के लिए, लेकिन दोनों जैसे बीती हुई दुनिया में, यानी पास्ट की दुनिया में लौट जाते हैं और अपने बचपन के दिनों को, अपने स्कूल के दिनों को बहुत याद करते हैं और हंसते हैं। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चहारदीवारी में उतरते हैं। अब मोहन और धनराम आपस में बात करते हैं और बात करते करते अपनी बचपन की दुनिया में खो जाते हैं, अपने स्कूल की दुनिया में खो जाते हैं। और स्कूल की दुनिया को याद करते हुए, अपनी बचपन की दुनिया को याद करते हुए वो बहुत सारी बातें करते हैं, जिसमें सबसे पहले वो किसके बारे में बात करते हैं? त्रिलोक सिंह के बारे में। तो यहाँ पर उनके बचपन की कहानियाँ लिखी हुई है कि उनके बचपन में
क्या क्या चीज़ें होती थी, वो बचपन में कैसे मस्ती करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, राइट। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चहारदीवारी में उतरते हैं। अब त्रिलोक सिंह कौन थे? मोहन और धनराम के मास्टर साहब थे, टीचर थे। और स्कूल पहुंचने से पहले वो गोपाल सिंह की दुकान में रुकते थे, वहां से हुक्के का कस खींचते थे और आखिरी कस खींचने के बाद वो स्कूल की चहारदीवारी यानी स्कूल के अंदर वो इंटर करते थे। ठीक है, स्कूल जाते थे, स्कूल में आते थे। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। अब यहाँ पर उनके बचपन के दिनों में क्या होता था कि जैसे ही त्रिलोक सिंह इंटर करते थे स्कूल में, तो उनके इंटर करने से पहले जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे? धमा चौकड़ी मचाते थे, इधर उधर दौड़ते थे, मौज मस्ती करते थे, खेल कूद करते थे, साथ ही साथ उठापटक करते थे। और जो बाज के पेड़ थे उनकी टहनियों पर कई बच्चे झूलते रहते थे। लेकिन जैसे ही त्रिलोक सिंह स्कूल में इंटर करते थे, सबको जैसे सांप सूंघ जाता था, यानी सब के सब स्थिर हो जाते थे, सब के सब मौज मस्ती जो कर रहे थे वो रुक जाते थे, राइट। कड़े स्वर में वो पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? अब जैसे ही बच्चे रुक जाते हैं त्रिलोक सिंह को देखकर, तो त्रिलोक सिंह बहुत ही स्ट्रिक्ट आवाज़ में कहते हैं, बहुत कड़े स्वर में पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? प्रेयर कर ली तुम लोगों ने? ये जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? तो जैसे ही वो बच्चों से पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? लेकिन वो अच्छी तरह से जानते थे कि अगर वहाँ प्रार्थना हो गई होती तो प्रार्थना की आवाज़ उन्हें गोपाल सिंह की दुकान तक पहुँच गई होती, राइट। और त्रिलोक सिंह फिर घूर घूर कर एक एक बच्चे को देखते थे, एक एक लड़के को देखते थे, फिर बड़ी कड़कदार आवाज़ में पूछते थे, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहीता शिष्य था, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्टूडेंट था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। पुरोहित खानदान का, पंडित खानदान का जो मोहन था वो बेटा था, पुरोहित खानदान से वो बिलोंग करता था और साथ ही साथ उसकी बुद्धि बड़ी तेज थी। और सिर्फ पढ़ने में ही नहीं, वो गायन में भी बेजोड़ था। उसके जैसा वहाँ गाने वाला कोई भी नहीं था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था, क्योंकि मोहन एक कुशाग्र बुद्धि वाला स्टूडेंट था, बहुत तेज बुद्धि वाला स्टूडेंट था और गायन में भी बेजोड़ था। इसलिए त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन सुबह सुबह प्रेयर शुरू करता था और वो प्रेयर क्या थी? हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, वो पहला स्वर वही उठाता था। उसके बाद उसके साथ सारे बच्चे प्रेयर करते थे। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थीं। क्योंकि क्यों मास्टर सिंह को बड़ी उम्मीदें थी? क्योंकि मोहन जो था वो बहुत तेज बुद्धि वाला स्टूडेंट था। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। अब जब भी कक्षा में त्रिलोक सिंह पढ़ाते थे और जब किसी बच्चे से वो कोई क्वेश्चन करते थे, वो बच्चा अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता था तो वही क्वेश्चन वो मोहन से पूछा करते थे और उनका अनुमान सही निकलता था। उनका अनुमान क्या होता था कि भले ही कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे या ना दे, लेकिन मोहन इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देगा और उनका अनुमान सही भी निकलता था। मोहन उस क्वेश्चन का आंसर दे देता था। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते
और चूँकि मोहन राइट आंसर दे देता था और इस वजह से त्रिलोकसी क्या करते थे, उस बालक को जो आंसर नहीं दे पाया था उसे दंड देने का अधिकार वो मोहन को दे दिया करते थे। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। और वो कैसा पनिशमेंट दिलवाते थे मोहन से? मोहन को वो कहते थे कि उस बच्चे का कान पकड़ो और उससे 10 उठक बैठक लगवाओ। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोकसी मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे या कान खिंचवाए थे। अब उन सारे बच्चों में से जो आंसर नहीं दे पाते थे उनमें से एक स्टूडेंट था जिसका नाम धनराम था। और धनराम भी दूसरे छात्रों जैसा था और जब भी वो आंसर नहीं देता था तो वो मोहन के हाथों पनिशमेंट उसे भी मिलती थी। और मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे, यानी जो छड़ी होती है, स्टिक होती है, उससे उसने मार भी खाए थे और साथ ही साथ कान खिंचवाए थे। यानी मोहन ने त्रिलोकसी मास्टर के कहने पर धनराम के कई बार कान भी खींचे थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। क्योंकि मोहन जो था वो धनराम से ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि वाला था, है ना। धनराम इतनी ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि वाला नहीं था और धनराम मोहन के लिए थोड़ी बहुत ईर्ष्या रखता था, लेकिन इतना ईर्ष्या रहने पर भी वो धनराम को आदर की दृष्टि से देखता था। उसके प्रति उसके दिल में स्नेह था। इसका एक कारण शायद ये था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वो इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। मोहन से ईर्ष्या होने के बाद भी धनराम उसे इज्जत की नज़र से देखता था। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि बचपन से ही उसके मन में ये बात बैठा दी गई थी कि मोहन एक पुरोहित खानदान से है, वो उच्च जाति का है और धनराम उच्च जाति का नहीं है और इस वजह से उच्च जाति के लोगों का ये अधिकार है। और बचपन से यही जातिगत हीनता धनराम के मन में भी बैठा दी गई थी और इसी वजह से धनराम ने कभी भी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा था, बल्कि वो इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। कौन सा अधिकार? वो यही समझता था कि मोहन उच्च जाति का है और उसे सारा अधिकार है। राइट। बीच बीच में त्रिलोकसी मास्टर का ये कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। अब बीच बीच में त्रिलोकसी मास्टर हमेशा कहा करते थे कि मोहन चूँकि एक कुशाग्र बुद्धि वाला स्टूडेंट है, बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, तेज बुद्धि वाला स्टूडेंट है, इसलिए वो एक दिन बड़ा आदमी ज़रूर बनेगा और साथ ही साथ वो स्कूल का और त्रिलोकसी का भी नाम ऊंचा करेगा। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। क्योंकि मास्टर त्रिलोकसी को मोहन पर भरोसा था, इसलिए धनराम इन सारी बातों को जानता था और इसलिए वो मोहन से ईर्ष्या होने के बाद भी वो उसकी आदर करता था। राइट। आगे लिखा है, और धनराम वो गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। और जो धनराम था वो गांव के दूसरे बच्चे जो खेतीहर के बच्चे हुआ करते थे, मजदूर परिवारों के बच्चे हुआ करते थे, वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते थे। ठीक उसी तरह से धनराम भी तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोकसी मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। अब त्रिलोकसी मास्टर कभी कभी ही धनराम के ऊपर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनवा तेरा का पहाड़ा सुना तो। अब एक दिन त्रिलोकसी मास्टर ने अचानक ही धनराम से पूछ लिया और उन्होंने तेरा का पहाड़ा सुनाने को कहा। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था।
अब धनराम ने किसी तरह 12 तक का पहाड़ा तो याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसे याद ही नहीं था। तेरे एकम तेरे, तेरे दूनी 24 और 13 का पहाड़ा सुनाते हुए वो अटक जाता है। सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर मास्टर साहब ने लगाई थी कि वो टूट गई, और जैसे ही धनराम ने गलत पहाड़ा पढ़ा तो त्रिलोकसी मास्टर ने उसे एक छड़ी लगाई और उसके पिंडलियों पर लगाई, जिससे कि वो छड़ी टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। और गुस्से में त्रिलोकसी ने क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा कि नाले से एक अच्छी और मजबूत संटी यानी स्टिक तोड़ कर ला और फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। राइट? ओके। त्रिलोकसी मास्टर का यह सामान्य नियम था, यानी ये सिंपल उनका रूल था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जिसे सजा मिलने वाली होती थी तो वो खुद ही अपने लिए स्टिक लेकर आया करता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वो अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। अब जिसको भी सज़ा के रूप में ये मिला करता था कि वो स्टिक खुद चुन करके लाए, तो वो क्या करता था, वो सही स्टिक का चुनाव करता था। क्यों? क्योंकि उसे खुद से सज़ा पाने से ज़्यादा मास्टर के संतोष का ध्यान होता था। उसे लगता था कहीं मास्टर जी स्टिक देखकर दोबारा वो गुस्से में ना आ जाए। राइट? और वो बच्चे इस तरह से स्टिक ढूंढा करते थे जैसे कि वो खुद मार खाने के लिए नहीं बल्कि किसी और को दंडित करवाने के लिए, किसी और को पनिशमेंट दिलवाने के लिए स्टिक का चुनाव कर रहे हों। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। अब लेखक यहाँ क्या कहते हैं कि धनराम मंद बुद्धि था या फिर उसके मन में डर बैठा हुआ था, लेकिन जो भी हो वो पूरा दिन याद करता रहा 13 का पहाड़ा, लेकिन फिर भी उसे याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वो फिर लड़खड़ा गया था। और छुट्टी के वक्त जब मास्टर साहब ने त्रिलोकसी मास्टर ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वो फिर लड़खड़ा गया, यानी कि पहाड़ा नहीं सुना पाया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोकसी ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। लेकिन इस बार मास्टर साहब ने धनराम के लाए हुए स्टिक से उसे मारा नहीं बल्कि उसे कड़ी कड़ी बातें वो कहने लगे। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। तो वो क्या कहते हैं कि धनराम के दिमाग में लोहा भरा हुआ है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी, और फिर उसके बाद वो अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकाल लेते हैं और धनराम को दे देते हैं ताकि वो उसे धार लगा सके, उसे तेज कर सके। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी, यानी जो किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य, यानी कि जो धनराम के पिता थे वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे। राइट? इसी वजह से वो किताबों की विद्या जो थी वो धनराम को वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करवा पाते थे। राइट? और साथ ही साथ वो अपने ही काम में लगे रहते थे। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौंकने फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। तो जैसे ही धनराम कुछ बड़ा हुआ था और हाथ पैर चलाने लायक हुआ था तो बाप ने उसे धौंकने फूंकने, चूँकि धनराम के पिता जो थे वो लोहार थे, लोहे का काम क्या करते थे, तो वो धनराम को धौंकने फूंकने या सान लगाने के कामों में वो उलझाना उन्होंने शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे उन्होंने हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या वो सिखाने लगे।
फ़र्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेत चुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। तो यहाँ लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जब त्रिलोक सिंह मास्टर गुस्से में होते थे तो वो छड़ी चुनने का जो हक था वो किसे देते थे? स्टूडेंट को देते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर जो धनराम है, जब उसके पिता गुस्सा हुआ करते थे तो वो धनराम को स्टिक चुनने को नहीं देते थे, बल्कि वो खुद ही स्टिक चुनते थे और उसी स्टिक से वो धनराम को पीटते थे। त्रिलोक सिंह क्या करते थे? वो धनराम को स्टिक चुनकर लाने को कहते थे, लेकिन जब धनराम के पिता गुस्सा होते थे तो वो धनराम को स्टिक चुनने के लिए नहीं, बल्कि वो खुद स्टिक चुनते थे और धनराम को पीटते थे, राइट। और धनराम के पिता का क्या नाम था? उसके पिता का नाम गंगाराम था। और जरा सी कुछ गलती होती थी, वो छड़, बेत, हत्था जो भी हाथ लग जाता था वो उसी से अपना प्रसाद दे देते थे, यानी उसी से वो धनराम को मारते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। फिर एक दिन धनराम के पिता गंगाराम चल बसते हैं तो धनराम उनकी जो काम था उनका काम वो संभाल लेता है और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे। यानी कि यहाँ पर चूँकि धनराम जो था वो अपने पिता का काम संभाल रहा था तो पहले लोग क्या कहते थे? गंगाराम का ऑफर, राइट। लेकिन चूँकि अब धनराम उनके बिजनेस को संभाल रहा था, उनके काम को संभाल रहा था, इसलिए लोग अब गंगाराम के ऑफर की जगह धनराम का ऑफर कहने लगे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।